भोजपुर गांव में भीमा नाम का राजा रहता था। वो बहुत ही नेक दिल और सत्यवादी था। उसके राज्य में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता था। भीमा के राज्य में जो भी गलत करता था उसे भीमा बराबर की सजा सुनाता था। उसके लिए गरीब और अमीर सभी एक समान थे। पूरी प्रजा राजा के हर एक फैसले से बहुत खुश थी। एक दिन एक गरीब रोते हुए राजा के दरबार में आता है। माई बाप, मेरी एक ही जमीन थी जिस पर मैं खेती करता था, वो भी जमींदार ने जब्त कर लिया। अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। लेकिन जमींदार ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर उसने तुम्हारी जमीन क्यों जब्त कर ली? माई बाप, हमने कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन समय रहते उन पैसों को चुका नहीं सका, इसलिए जमींदार ने मेरी जमीन को जब्त कर लिया है। ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस दिलवाऊंगा। राजा अपने सैनिकों को भेजकर जमींदार को जल्द से जल्द दरबार में पेश होने की आज्ञा देता है। जमींदार राजा का फरमान सुनकर तुरंत दरबार में पेश होता है। वहां पहुंचकर उसने देखा गरीब किसान पहले से दरबार में मौजूद था। वो समझ गया था कि किसान ने उसकी शिकायत राजा से कर दी, इसलिए वो राजा से पूछता है। महाराज, आपने मुझे दरबार में पेश होने का आदेश दिया है, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? हाँ, भूल तो हुई है तुमसे। तुम ये बताओ, तुमने इस गरीब की जमीन क्यों जब्त कर ली? महाराज, इसे मैंने कुछ पैसे उधार दिए थे, लेकिन इसने मेरे पैसे अभी तक नहीं लौटाए, इसलिए मैंने इसकी जमीन जब्त कर ली। लेकिन तुम इसे कुछ और दिन की मोहलत दे सकते थे। महाराज, अगर समय से पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं किसी और को पैसे कैसे दे पाऊंगा? मैं तो बस अपना पैसा मांग रहा हूँ। मैंने जमीन भी इसलिए जब्त किया है ताकि उस जमीन को बेचकर मैं अपने पैसे वसूल कर सकूं। हाँ, लेकिन ये जमीन इस किसान की रोजी रोटी है। इसके पास इस जमीन के अलावा और कुछ नहीं है। अगर ये भी इसके पास नहीं रहा तो ये पेट कैसे पालेगा? तुम इसे इसकी जमीन वापस लौटा दो, मैं तुम्हारे बचे हुए पैसे दिलवा दूंगा। इसके बाद राजा सैनिकों से बोलकर जमींदार का सारा पैसा उसी समय दे देता है। ये देख किसान बहुत खुश होता है और राजा को ढेर सारी दुआएं देता है। माई बाप, आप सच में हम जैसे गरीब लोगों के लिए देवता के समान हैं। आपके होते हुए भला हमें डरने की क्या जरूरत है? किसान और जमींदार दोनों राजा को धन्यवाद बोलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। इस तरह से राजा दोनों के साथ न्याय करता है। राजा भीमा इसी सत्य न्याय के लिए जाने जाते थे। राजा भीमा और नैनावती का एक पुत्र था जिसका नाम पृथ्वी था, जो अभी बहुत छोटा था। पूरे राज्य भवन में कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता था। सभी उसे बहुत लाड प्यार करते थे। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। जब राजकुमार 12 साल का हो गया तभी से वो अस्त्र शस्त्र चलाने का अभ्यास करने लगा। एक दिन पृथ्वी बिना किसी को बताए अपने कुछ दोस्त के साथ अभ्यास करने राजमहल के बाहर चला गया। बाहर एक खाली जगह पर जाकर तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। पास में एक बुढ़िया की झोपड़ी थी जहाँ वो अपने बेटे बिरजू के साथ रहती थी। राजकुमार पृथ्वी अभ्यास कर ही रहा होता है। इसी बीच बिरजू किसी काम से अपने झोपड़ी के बाहर निकलता है और बाण बिरजू के शरीर में लग जाता है। वो छटपटाकर जमीन पर गिर जाता है। बुढ़िया दौड़कर उसके पास आती है। तब तक उसका बेटा दम तोड़ चुका था। हाय, क्या हो गया मेरे बेटे को? बिरजू, बेटे उठ जा। हाय, किसने की मेरे बेटे की ये हालत? अपने बेटे का नाम बार बार लेकर वो जोर जोर से रो रही थी। बुढ़िया की आवाज सुनकर सभी गांव वाले वहां पहुंच गए। ये सब देखकर युवराज और बाकी सभी बच्चे घबरा गए और किसी को बिना कुछ बोले वहां से निकलकर राजमहल चले गए। इधर बुढ़िया रोते हुए राजमहल पहुंची और राजा से न्याय की गुहार लगाने लगी। क्या हुआ अम्मा, क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ और शांत होकर बताओ क्या हुआ। महाराज, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि युवराज ने मेरे बेटे की हत्या कर दी। राजा और बाकी दरबारी ये बात सुनकर काफी हैरान हो गए। एक मंत्री गुस्से में बोला। ये क्या बोल रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवराज पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? युवराज अभी इतने छोटे हैं, वो आज राजभवन से बाहर भी नहीं गए, फिर तुम्हारे बेटे की हत्या कैसे कर दी? तुम्हारे इस झूठ के लिए तुम्हें कठोर दंड मिल सकता है। शांत हो जाओ महामंत्री, मैं बात करता हूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि युवराज ने तुम्हारे बेटे की हत्या की है? महाराज, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? युवराज अपने कुछ साथियों के साथ मेरे कुटिया के पास बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे।
लेकिन अचानक एक बाण मेरे बेटे बिरजू को लग गया और उसने वही दम तोड़ दिया। मैं जानती हूँ युवराज ने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा होगा, लेकिन इस सब में मेरा इकलौता बेटा चला गया। मैं अब उसके बिना क्या करूँगी? मुझ बूढ़ी का वो इकलौता सहारा था। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। अगर तुम्हारी बात सच है तो हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। इतना बोलकर राजा अपने सैनिकों से कहकर युवराज और उसके दोस्तों को दरबार में पेश होने का आदेश देते हैं। रानी को जब इस बात की खबर मिली तब वो भी भागती हुई अपने बेटे के साथ दरबार में आती है। राजा जब अपने बेटे से इस बारे में पूछता है तब पृथ्वी सब कुछ सच सच बता देता है। पिताजी ये सच बोल रही है, लेकिन ये सब अनजाने में हुआ है। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अभ्यास के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए था। तुमने जो किया है उसे गलती नहीं, गुनाह कहते हैं। तुम्हारे एक गलती के कारण किसी की दुनिया उजड़ गई, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। राजा बहुत सोच विचार करने के बाद अपना फैसला सुनाता है। मैं कठोर निर्णय लेने जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, लेकिन ये निर्णय लेना जरूरी है। कैसा निर्णय महाराज? महारानी, युवराज ने एक बेकसूर की जान ली है। इसकी सजा ये है कि युवराज को 1 साल तक अपना राजभवन छोड़कर इस बूढ़ी अम्मा के साथ रहकर इसकी सेवा करनी पड़ेगी, ताकि इस बूढ़ी अम्मा को कोई परेशानी न हो। इस तरह से अम्मा का ध्यान रखने वाला भी होगा और युवराज अपनी गलती का प्रायश्चित भी कर लेंगे। महाराज, वो अभी छोटा है, एक बच्चे के लिए इतना कठोर दंड? किसी ने अपना बेटा खोया है, अब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे ये कठोर दंड देना पड़ा। सभी दरबारी ये फैसला सुनकर आश्चर्य हो गए। धीरे धीरे ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग राजा के फैसले की तारीफ करने लगे। मान गए, महाराज ने ये फैसला लेकर बता दिया कि चाहे कोई भी हो, लेकिन दंड सबके लिए बराबर है। सच बोल रहे हो भाई, आज महाराज ने इतना कठोर दंड अपने बच्चे को ही नहीं, खुद को भी दिया है। इससे पता चलता है कि वो कितने सत्यवादी और दयालु हैं। हम सब बहुत खुशनसीब हैं जो हम सब ऐसे राजा की प्रजा हैं। रानी नैनावती इस फैसले से बहुत नाराज थी। जब राजा रानी के कमरे में जाते हैं तब रानी नैनावती राजा को गुस्से में बोलती है, ये ठीक नहीं किया आपने, मेरे छोटे से बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। उसे तो ठीक से दुनियादारी भी नहीं पता और आप उसे घर से निकालकर झोपड़ी में रहने के लिए भेज रहे हैं। एक राजकुमार होकर नौकरों की जिंदगी जिएगा, ये कैसा इंसाफ है? आपको क्या लग रहा है महारानी, मुझे दुख नहीं है? वो मेरा भी बेटा है, लेकिन आप इस फैसले को एक रानी की नज़र से देखिए, साधारण महिला की तरह नहीं। अगर मैं ये फैसला नहीं लेता तो लोग यही बोलते कि राजा बस दूसरों के लिए सत्यनिष्ठ है। अपने बेटे पर बात आई तो मुकर गए, बस दूसरों को ही दंड देते हैं। इस दंड से उसे एक जीवन की सीख भी मिलेगी। वो लोगों के बीच रहकर उनके जीवन को भी अच्छे से समझ पाएगा और आने वाले समय में एक महान राजा बनेगा। भावुक नहीं होइए महारानी, उसकी भलाई के लिए ही किया है। ऐसे अकेले रहने पर मौका मिलते ही कोई भी मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरा बच्चा चाहे जहाँ भी रहे, वो सामान्य जिंदगी जिएगा जरूर, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए जगह जगह सैनिक तैनात रहेंगे। एक खरोच भी नहीं आने दूंगा अपने बच्चे को। इतना समझाने के बाद रानी मान जाती है और अपने मन को मारकर किसी तरह राजा रानी दोनों अपने बेटे पृथ्वी को बुढ़िया की झोपड़ी में छोड़ने जाते हैं। उसके आसपास बहुत सारे सैनिक को भी तैनात कर देते हैं, जिससे राजकुमार को कोई नुकसान न पहुंच सके। आने से पहले रानी भावुक होकर राजकुमार को बोली, अपना ध्यान रखना बच्चे, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। महारानी, आप ये मत समझिए कि राजकुमार को दंड मिला है और आप उसे कोई अनजान जगह छोड़कर जा रही हैं। आप ये समझिए कि मैं कुछ दिनों के लिए आपके राजकुमार को अपने पास बेटा बनाकर रखूंगी। मैं इनको जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे कुछ दिन तक राजकुमार को अपने पास रखने का सौभाग्य मिल रहा है। इस तरह से बुढ़िया के समझाने पर दोनों राजकुमार को छोड़कर चले जाते हैं। राजकुमार बुढ़िया की बहुत सेवा करता था। खाना बनाने से लेकर पानी भरने तक सभी काम में राजकुमार उसकी मदद करते थे। बुढ़िया भी राजकुमार को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। राजा रानी बीच बीच में अपने बेटे से मिलने आया करते थे। दोनों को इस तरह से अपने बेटे को काम करता देख बहुत दुख होता था। समय बीतने लगा। अब पृथ्वी को बूढ़ी अम्मा के साथ लगाव हो गया और वो सामान्य जिंदगी जीकर भी खुश रहने लगा। अब वो घर जाना भी भूल गया। कुछ समय बाद 1 साल पूरा होता है।
और राजकुमार के वापस महल जाने का समय होता है। उसके बाद राजा और रानी दोनों बैंड बाजे के साथ राजकुमार को लेने आते हैं, लेकिन वो घर जाने से मना कर देता है। माँ पिताजी आप लोग जाओ, मैं अब राजभवन में नहीं जाऊंगा। मैं अब राजकुमार नहीं हूँ, आपके राज्य का एक साधारण इंसान हूँ। ऐसे मत बोलो बेटा, मैं जानती हूँ तुम हमसे नाराज हो। एक बार हमारे साथ चलो, मैं सब समझा दूंगी। महाराज महारानी, आप कृपया करके महल में लौट जाएं। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं राजकुमार को समझाकर खुद महल में लेकर आऊंगी। अभी वो आप दोनों से नाराज है, इसलिए शायद साथ नहीं जाना चाह रहा है। बुढ़िया की बात मानकर दोनों राजा रानी उदास मन से वापस महल लौट जाते हैं। अगले दिन किसी तरह बूढ़ी अम्मा राजकुमार को समझाकर वापस महल लेकर जा रही थी। वो सैनिकों के साथ महल के पास पहुंच गई थी। तभी राजा का एक दुश्मन बुढ़िया और सभी सैनिकों को मारकर राजकुमार को वहां से अपने साथ ले जाता है और नौकरों की तरह काम करवाने लगता है। इधर राजा को जैसे ही पता लगता है कि राजकुमार को कोई उठा कर ले गया है, राजा रानी दोनों बहुत घबरा जाते हैं। वो भागकर महल से बाहर निकलते हैं। महल के बाहर बूढ़ी अम्मा और सारे सैनिक मरे हुए जमीन पर पड़े थे। ये देखकर रानी रोने लगती है। ना जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो आपको कभी माफ नहीं करूंगी। महारानी कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, आप घबराइए नहीं। जो भी गुनहगार होगा वो मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। राजा सैनिकों के साथ जगह जगह राजकुमार को ढूंढता है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता। कुछ समय बाद एक गुप्तचर द्वारा राजकुमार का पता लग गया। उसके बाद राजा वहां पहुंचता है। राजा ने पहुंचते ही देखा उसका बेटा नौकरों की तरह काम कर रहा था। ये देखकर राजा गुस्से से तिलमिला जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से काम करवाने की? जब बुढ़िया के यहाँ काम कर रहा था तब तुझे तेरे बेटे की याद नहीं आई? वो मेरी आज्ञा लेकर उसकी सेवा कर रहा था, लेकिन तूने उसे भी मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की? इतना बोलकर राजा और उसके दुश्मन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार राजा अपने दुश्मन को मार देता है और अपने बेटे को फूल माला के साथ वापस राजमहल ले जाता है। ये सब देखकर राजकुमार की भी नाराजगी दूर हो जाती है और सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।